वेलकम टू द यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑडियो बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बिल्कुल बुनियादी बातों पर। यह सब्जेक्ट आखिर है क्या और इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, खासतौर पर वो कॉन्सेप्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससीज के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो सोर्स मटेरियल है उसमें से की आइडियाज निकालकर उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, ताकि फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाएं। What is economics? अर्थशास्त्र क्या है? तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र आखिर है क्या? हम ये टर्म सुनते तो बहुत हैं, पर इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स असल में एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान। अच्छा, हाँ, और ये स्टडी करता है कि हमारा समाज मतलब सोसाइटी अपने स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करता है, कैसे उन्हें एलोकेट यानी बांटता है और कैसे उनका इस्तेमाल करता है। स्केर्स रिसोर्सेज मतलब सीमित साधन। एग्जैक्टली, यही इसका कोर है, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम। बात यह है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हैं, खत्म ही नहीं होती। हाँ, ये तो है, एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए होती है। बिल्कुल, लेकिन इन ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे लेबर यानी मेहनत करने वाले लोग, कैपिटल यानी पैसा या मशीनें, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ज़मीन, पानी, मिनरल्स, ये सब लिमिटेड हैं, सीमित मात्रा में हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि हम मतलब इंडिविजुअल्स हो गए या बिजनेसेस हैं या फिर गवर्नमेंट्स, हाँ, सभी इकोनॉमिक एजेंट्स ये सब कैसे फैसले लेते हैं कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब लेबर, कैपिटल, इन सब का इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें। बिल्कुल सही। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, बल्कि ये भी कि क्यों लिए जाते हैं, उन फैसलों के पीछे क्या लॉजिक है और फिर उन फैसलों के रिजल्ट्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मतलब चॉइसेस और ट्रेड ऑफ्स की स्टडी है। आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का कोर यही है। इस स्कैरसिटी की सच्चाई के साथ हम चॉइसेस कैसे बनाते हैं। जब आप एक चीज चुनते हैं तो आपको दूसरी छोड़नी पड़ती है, यही ट्रेड ऑफ है। और इकोनॉमिक्स ये देखता है कि हम कैसे इन सीमित साधनों से मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन या प्रोडक्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यही से आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी अवधारणाएं। चलिए, ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन बनाते हैं। पहला टर्म है गुड्स। आम भाषा में तो हम सामान कह देते हैं। इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है? देखिए, गुड्स का मतलब है वो फिजिकल या टैंजिबल प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन भी होता है। फिजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ, और इन्हें हम ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ये तो शायद वो हुए जो हम जैसे कंज्यूमर्स अपनी पर्सनल नीड्स या वांट्स को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। एग्जैक्टली, जैसे खाना, कपड़े, मोबाइल फोन्स, फर्नीचर, कार, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं। ये हमारी ज़रूरतों को डायरेक्टली सैटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स वो हैं जिन्हें बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? दूसरे गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए। ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा होते हैं। अच्छा, मतलब ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में लगी हुई मशीनरी। बिल्कुल, फैक्ट्री की मशीनरी हो गई या किसान का ट्रैक्टर या मान लीजिए एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीन, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। ये फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर वेल्थ क्रिएशन में मदद करते हैं। ओके, ये डिस्टिंक्शन क्लियर है। अच्छा, गुड्स को उनकी ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितना टिकते हैं, इस बेसिस पर भी तो क्लासिफाई करते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जनरली 3 साल या उससे ज्यादा। जैसे आपकी कार हो गई, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, इन्हें हम रोज रोज या हर महीने नहीं खरीदते, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स की तरह होते हैं। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स फिर वो हुए जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। सही कहा,
नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जो या तो एक ही बार में कंज्यूम हो जाते हैं या फिर उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, फूड आइटम्स, बेवरेजेस, साबुन, शैम्पू, स्टेशनरी। हाँ, टॉयलेटरी, स्टेशनरी, फ्यूल, ये सब नॉन ड्यूरेबल हैं। इन्हें हमें बार बार रेगुलरली खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं उस क्लासिफिकेशन पर जो मुझे लगता है एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी के आधार पर गुड्स का क्लासिफिकेशन। ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े ट्रिकी लगते हैं। राइवलरी क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, राइवलरी या राइवलरस कंजम्पशन का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति किसी गुड की एक यूनिट को कंज्यूम करता है, तो क्या वो सेम यूनिट किसी दूसरे व्यक्ति के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं रहती या कम हो जाती है? मतलब अगर मैंने एक सेब खा लिया तो वो सेब अब दुनिया में किसी और के खाने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली, आपका सेब खाना राइवलरस है। आपने उसे कंज्यूम कर लिया, वो दूसरों के लिए खत्म हो गया। ओके। और एक्सक्लूडेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि क्या उस गुड के प्रोवाइडर, मतलब जो उसे उपलब्ध करा रहा है, उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो लोगों को उस गुड को इस्तेमाल करने से रोक सके, एक्सक्लूड कर सके, खास तौर पर उन लोगों को जो उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। जैसे सिनेमा हॉल का मालिक, वो बिना टिकट वालों को फिल्म देखने से रोक सकता है। बिल्कुल, वो एक्सक्लूडेबल है। या मान लीजिए आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अगर आप पे नहीं करते तो नेटफ्लिक्स आपको कंटेंट देखने से एक्सक्लूड कर सकता है। अच्छा, तो ये दो क्राइटेरिया हो गए, राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी। इनके बेसिस पे गुड्स के 4 टाइप्स कौन-कौन से बनते हैं? हाँ, इनके कॉम्बिनेशन से 4 मेन टाइप्स के गुड्स बनते हैं। ये मैट्रिक्स की तरह है। 1, प्राइवेट गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो राइवलरस भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी। मतलब एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए कम हो जाते हैं और बिना पे किए इस्तेमाल से रोका जा सकता है। उदाहरण? जैसे कपड़े, खाना, कार, जो हम बाजार से खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर चीजें जो हम खरीदते और बेचते हैं वो प्राइवेट गुड्स होती हैं। दूसरा, पब्लिक गुड्स। ये बिल्कुल उल्टे हैं, ये नॉन राइवल्स भी हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल भी। नॉन राइवलरस मतलब एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए कम नहीं होते। सही। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। जैसे स्ट्रीट लाइट या नेशनल डिफेंस। परफेक्ट एग्जाम्पल्स। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आप चलें या मैं, किसी के लिए कम नहीं होती, नॉन राइवलरस। और किसी को सड़क पर चलने और रोशनी इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता, नॉन एक्सक्लूडेबल। इसी तरह नेशनल डिफेंस सबको प्रोटेक्ट करता है, नॉन राइवलरस भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी। इसीलिए इन्हें अक्सर सरकारें प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन्हें बनाकर प्रॉफिट नहीं कमा सकती। फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब लोग बिना पे किए ही बेनिफिट ले लेंगे? हाँ, क्योंकि रोका नहीं जा सकता। ओके। तीसरा टाइप? 3, कॉमन गुड्स। इन्हें कॉमन ऊल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये राइवलरस होते हैं पर नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। राइवलरस मतलब इस्तेमाल करने से कम होते हैं, हाँ, पर नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब सबको एक्सेस है, रोका नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। जैसे समुद्र में मछलियां कोई भी जाकर पकड़ सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन एक मछुआरे के ज्यादा मछली पकड़ने से दूसरों के लिए मछलियां कम हो जाती हैं, राइवलरस। या फिर कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना। बिल्कुल, यहीं पर ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की प्रॉब्लम आती है, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। ओवर यूज का खतरा रहता है। राइट। और चौथा टाइप? 4, क्लब गुड्स। ये नॉन राइवलरस होते हैं पर एक्सक्लूडेबल होते हैं। अच्छा, ये कॉमन गुड्स के ऑपोजिट हो गए एक्सक्लूडेबिलिटी में। नॉन राइवलरस मतलब एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए कमी नहीं होती। हाँ, कम से कम एक सर्टेन लिमिट तक। लेकिन एक्सक्लूडेबल मतलब एक्सेस कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। बिल्कुल, जैसे केबल टीवी कनेक्शन। आपकी टीवी देखने से मेरे लिए सिग्नल कम नहीं होता, नॉन राइवलरस। लेकिन केबल कंपनी आपको कनेक्शन देने से मना कर सकती है अगर आप पे ना करें, एक्सक्लूडेबल। या नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट गोल्फ क्लब, टोल रोड, जब तक ट्रैफिक जैम ना हो। ये सब क्लब गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, इन्हें अक्सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं मेंबरशिप या फी के बेसिस पर। वाओ, ये क्लासिफिकेशन समझना एमसीक्यूज के लिए वाकई बहुत जरूरी है। प्राइवेट, राइवलरस, एक्सक्लूडेबल। पब्लिक, नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। कॉमन, राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। और क्लब, नॉन राइवलरस, एक्सक्लूडेबल। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ, इसे ठीक से याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं सर्विसेज की। ये गुड्स से कैसे डिफरेंट है? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, आप उन्हें छू नहीं सकते। गुड्स टेंजिबल थे। इंटेंजिबल मतलब?
मतलब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो एक्टिविटीज हैं, परफॉर्मेंसेस हैं या बेनिफिट्स हैं जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है। जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग। ट्रांसपोर्टेशन, एग्जैक्टली ये सब सर्विसेज हैं। एंटरटेनमेंट, लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी, ये सब भी सर्विसेज हैं। और सोर्स में लिखा था कि इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन अक्सर साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ। हाँ, ये सर्विसेज की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ज़्यादातर सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आप हेयर कट ले रहे हैं, तो सर्विस उसी समय प्रोड्यूस हो रही है और आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आप उसे स्टोर करके बाद में कंज्यूम नहीं कर सकते, जैसे आप एक बिस्किट का पैकेट कर सकते हैं। अच्छा, और ये ह्यूमन स्किल्स पर ज्यादा डिपेंड करती है? बिल्कुल। सर्विसेज ऑफन रिक्वायर डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर, और क्वालिटी अक्सर प्रोवाइडर की स्किल पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। आपने शुरू में सेटिस्फैक्शन की बात की थी, ये उसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में उस सेटिस्फैक्शन या यूजफुलनेस या वैल्यू को कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल को कोई गुड या सर्विस कंज्यूम करने से मिलती है। ये सब्जेक्टिव होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। डेफिनेटली। एक ही चीज, मान लीजिए एक कप कॉफी, किसी को बहुत ज्यादा यूटिलिटी दे सकती है, किसी को कम, किसी को शायद नेगेटिव यूटिलिटी अगर उसे कॉफी पसंद नहीं। ये नीड, प्रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और इसी से जुड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। हाँ जी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है वो एडिशनल या एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो किसी गुड या सर्विस की एक और यूनिट कंज्यूम करने से मिलती है। मार्जिनल का मतलब ही इकोनॉमिक्स में अक्सर वन एडिशनल यूनिट से रिलेटेड होता है। मतलब अगर मैंने एक पिज्जा स्लाइस खाया, उससे कुछ यूटिलिटी मिली, अब दूसरा स्लाइस खाने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी है। प्रिसाइसली। पहले स्लाइस की टोटल यूटिलिटी और दो स्लाइस की टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस वो दूसरे स्लाइस की मार्जिनल यूटिलिटी है। इसमें एक बहुत फेमस लॉ भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये क्या कहता है? ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है जिसे इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। ये नियम कहता है कि जैसे जैसे आप किसी एक चीज की यूनिट्स को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हैं, बाकी चीजें कांस्टेंट रखते हुए, हर अगली यूनिट से मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, घटती जाती है। जैसे वो पिज्जा वाला एग्जाम्पल, बहुत भूख लगने पर पहला स्लाइस शायद हेवन जैसा लगे, बहुत हाई मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा स्लाइस भी अच्छा लगेगा पर शायद पहले जितना नहीं। हाँ, तीसरा और कम सेटिस्फैक्शन देगा। चौथा शायद बस पेट भरने के लिए खाएं। और हो सकता है पांचवा छठा स्लाइस खाने का मन ही ना करे या खाकर तबीयत खराब हो जाए। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो या नेगेटिव हो जाए। एकदम सही उदाहरण है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ एक फैसिनेटिंग पॉइंट है। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि हम वैरायटी क्यों सीख करते हैं। जब एक चीज से मार्जिनल यूटिलिटी गिरने लगती है तो हम स्विच करके कोई दूसरी चीज कंज्यूम करना चाहते हैं ताकि हमारी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहे। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं कॉस्ट पर। लागत, ये प्रोडक्शन से जुड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर या रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस है जो किसी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने या एक्वायर करने में लगता है। बिजनेसेस के लिए कॉस्ट समझना सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। इसके मेन टाइप्स क्या है? सोर्स में फिक्स्ड कॉस्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट्स और टोटल कॉस्ट का जिक्र था। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, खासकर शॉर्ट रन में। फिक्स्ड कॉस्ट्स एफसी यानी स्थिर लागत, ये वो कॉस्ट्स हैं जो प्रोडक्शन के लेवल या आउटपुट की क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं होते। जैसे फैक्ट्री का रेंट। हाँ, फैक्ट्री का रेंट, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, मशीनरी पर लोन का इंस्टॉलमेंट। चाहे आप 100 यूनिट्स बनाएं या 1000, ये कॉस्ट उतना ही रहेगा, कम से कम शॉर्ट टर्म में। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट्स, परिवर्तनशील लागत। वेरिएबल कॉस्ट्स वो हैं जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोडक्शन तो कम वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल, कच्चे माल का कॉस्ट। बिल्कुल, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, आर्ली वेज वाले वर्कर्स की पेमेंट, ये सब वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। तो टोटल कॉस्ट फिर हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी। करेक्ट। टोटल कॉस्ट इज सिंपली द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। एक और यूजफुल टर्म है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, जो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, AC इज इक्वल टू TCQ।
ये हमें पर यूनिट कॉस्ट बताता है। फंडामेंटल लगता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ये क्या चीज है? ये चीज नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स का एक कोर प्रिंसिपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू या बेनिफिट है जो आपने किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करने की वजह से उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फोगो करके मतलब छोड़कर गंवा दिया। मतलब हर डिसीजन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं तो एक चीज चुनते हैं तो दूसरी छोड़नी पड़ती है। एग्जैक्टली जैसे अगर आपके पास 1 घंटा है, आप या तो पढ़ सकते हैं या मूवी देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने का डिसाइड करते हैं तो मूवी देखने से मिलने वाला एंजॉयमेंट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सॉस वाला एग्जाम्पल था कि अगर कोई अपनी सैलरीड जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करता है, हाँ, तो उस जॉब से मिलने वाली सैलरी जो अब नहीं मिलेगी, उस बिजनेस को शुरू करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसमें बिजनेस में लगाया पैसा और टाइम का कॉस्ट तो है ही, प्लस ये फोरगॉन सैलरी भी कॉस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या हम अपने डे टू डे डिसीजंस में इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कॉन्शियसली कंसिडर करते हैं? अक्सर नहीं करते, लेकिन रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए इसे अकाउंट करना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर है प्राइस, कीमत। ये तो सिंपल लगता है, किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू। हाँ, प्राइस वो अमाउंट ऑफ मनी है जो किसी गुड या सर्विस को खरीदने के लिए पे करना पड़ता है। ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई की इंटरेक्शन से तय होता है। लेकिन फैक्टर्स जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट्स, कंपटीशन का लेवल, गवर्नमेंट के टैक्सेस या सब्सिडीज, ये सब भी तो अफेक्ट करते होंगे प्राइस को। डेफिनेटली, प्राइस डिटर्मिनेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। ओके, एक ग्राफिकल टूल का भी जिक्र था, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र। ये क्या दिखाता है? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए यूज होता है। ये दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या बंडल्स को दिखाता है जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिलती है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं, कंज्यूमर उन सब के बीच इनडिफरेंट है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कॉम्बिनेशन मिले। प्रिसाइसली, इसीलिए इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम कर्व। इसका शेप कैसा होता है और वो क्या बताता है? टिपिकली इंडिफरेंस कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेफ्ट टू राइट, और ये ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं। डाउनवर्ड स्लोप क्यों? डाउनवर्ड स्लोप ये दिखाता है कि अगर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन लेवल पर रहना है और उसे एक गुड, मान लीजिए एक्स की क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, तो उसे दूसरे गुड वायर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज इनकम लिमिटेड है। और कॉन्वेक्स शेप? कॉन्वेक्स शेप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस को दर्शाता है। एमआरएस ये बताता है कि कंज्यूमर एक गुड वाई की कितनी यूनिट्स छोड़ने को तैयार है दूसरे गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए, व्हाइल स्टेइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। कॉन्वेक्स शेप का मतलब है कि जैसे जैसे कंज्यूमर के पास एक्स गुड ज्यादा होता जाता है, वो वाई की कम से कम मात्रा छोड़ने को तैयार होता है एक्स की एक और यूनिट के लिए। मतलब जिस चीज की कमी होती है उसकी रिलेटिव वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और चॉइसेस को समझने में काफी हेल्पफुल टूल लगता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। चलिए अब इकोनॉमिक्स की मेन ब्रांचेस पर आते हैं। हमने सुना है 2 मेन ब्रांचेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? हाँ, ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक डिवीजन है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर पर फोकस करता है। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब? जैसे एक अकेला कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है, एक सिंगल हाउस होल्ड कैसे अपनी इनकम एलोकेट करता है, एक अकेली फर्म कैसे प्रोडक्शन और प्राइसिंग डिसीजंस लेती हैं, या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या मार्केट जैसे कार मार्केट या मोबाइल फोन मार्केट कैसे फंक्शन करता है। तो ये स्पेसिफिक ट्रीज को देख रहा है। हाँ, कह सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखता है कि मार्केट्स में प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज के लिए, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एटसेट्रा। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर टॉपिक्स हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो मतलब लार्ज,
मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को देखता है एज अ होल, एक एग्रीगेट लेवल पर। ये इंडिविजुअल यूनिट्स के बजाय इकोनॉमी वाइड फिनोमेना पर फोकस करता है। इकोनॉमी वाइड फिनोमेना मतलब जैसे पूरे देश की इनकम? बिल्कुल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जैसे नेशनल इनकम, जिसका सबसे कॉमन मेजर जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ओवरऑल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर, इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट, इंटरेस्ट रेट्स कैसे तय होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसमें आती हैं, जैसे बजट? हाँ, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन से जुड़ी, और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक द्वारा मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना। ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्रूशल पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी मैक्रो का हिस्सा हैं। तो माइक्रो जंगल के एक एक पेड़ को देख रहा था और मैक्रो पूरे जंगल को, उसकी ओवरऑल हेल्थ को देख रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। माइक्रो हमें डिटेल्स और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझाता है, जबकि मैक्रो हमें इकोनॉमी का बिगर पिक्चर, द ओवरऑल परफॉर्मेंस और चैलेंजेस दिखाता है। और कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अवधारणाएं। ठीक है, तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिमांड। मांग माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। डिमांड का मतलब है किसी गुड या सर्विस की वो क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक गिवन टाइम पीरियड में खरीदने के लिए विलिंग भी हैं और एबल भी हैं। विलिंग एंड एबल मतलब सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। नहीं, सिर्फ इच्छा तो वांट या डिजायर है। डिमांड बनने के लिए उस इच्छा के साथ परचेसिंग पावर यानी खरीदने की एबिलिटी, पैसा भी होना जरूरी है, और उस पैसे को खर्च करने की विलिंगनेस भी। ओके, तो डिमांड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सोर्स में इन्हें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहा गया है। हाँ, कई फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वस्तु की कीमत, ये सबसे ऑब्वियस और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली किसी चीज की कीमत कम होती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। डिमांड ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है। इसे ही लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। हाँ, इसी इनवर्स रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। 2. इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की आय। लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स मतलब? नॉर्मल गुड्स वो हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ बढ़ती है। ज्यादातर गुड्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ इंफीरियर गुड्स भी होते हैं। इंफीरियर गुड्स जैसे मान लीजिए मोटा अनाज या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो इन्हें छोड़कर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। हाँ, अच्छा। तीसरा फैक्टर? 3. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इसमें 2 तरह के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स मतलब जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी। एग्जैक्टली। अगर कॉफी महंगी हो जाए तो लोग चाय ज्यादा पीने लगेंगे, यानी चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्स जो साथ में यूज होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। हाँ, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो कार चलाना महंगा हो जाएगा, तो कार्स की डिमांड, खासकर पेट्रोल कार्स की, कम हो सकती है। मतलब एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। ओके। और फैक्टर्स? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट्स, उपभोक्ता की पसंद और रुचि। लोगों के टेस्ट्स, फैशन ट्रेंड्स, हैबिट्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब डिमांड पर बहुत असर डालते हैं। 5. पॉपुलेशन। जाहिर है पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन, युवा ज्यादा या बुजुर्ग ज्यादा, ये भी अफेक्ट करता है कि किन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस भी अफेक्ट करती हैं। अगर लगता है कीमत बढ़ने वाली है तो लोग अभी ज्यादा खरीद सकते हैं। राइट। अब लॉ ऑफ डिमांड पर आते हैं। ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रस पारबस। बिल्कुल, प्राइस अप, क्वांटिटी डिमांडेड डाउन, प्राइस डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड अप। डिमांड कर्व इसी नेगेटिव रिलेशनशिप को ग्राफिकली दिखाता है, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, ये क्या मेजर करता है?
रिस्पॉन्सिवनेस, करेक्ट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करता है कि प्राइस में चेंज आने पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्ड करती है, कितनी सेंसिटिव है। मैथमेटिकली ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। इसके टाइप्स क्या हैं? इलास्टिक, इनइलास्टिक? हाँ, मोटे तौर पर 3 मेन टाइप्स है। 1 इलास्टिक डिमांड, वैल्यू 1, जब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस चेंज के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिव होती है, मतलब प्राइस में थोड़े से चेंज से क्वांटिटी में बड़ा चेंज आता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लग्जरी गुड्स या जिन चीजों के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जैसे रेस्टोरेंट मील्स, फॉरेन ट्रैवल। हाँ, अगर इनकी कीमत बढ़ेगी तो लोग इन्हें आसानी से पोस्टपोन या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 इनइलास्टिक डिमांड, वैल्यू 1, जब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस चेंज के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती। प्राइस में बड़े चेंज से भी क्वांटिटी में छोटा चेंज आता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेसेसिटीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है, जैसे नमक, बेसिक दवाएं। बिल्कुल। इनकी कीमत बढ़ने पर भी लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं कर सकते, कंजम्पशन ज्यादा कम नहीं होता। 3 यूनिट इलास्टिक डिमांड, वैल्यू इज इक्वल टू 1, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता होगा, प्राइसिंग डिसीजंस या टैक्स लगाने के लिए। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। फर्म्स को पता होना चाहिए कि प्राइस चेंज करने से उनकी रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा। गवर्नमेंट को टैक्स लगाते समय देखना होता है कि किस चीज पर टैक्स लगाने से कंजम्पशन कितना कम होगा और रेवेन्यू कितना मिलेगा। अब क्या लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां ये लॉ काम नहीं करता, मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होने के बजाय बढ़ जाए? हाँ, थ्योरेटिकल एक्सेप्शंस डिस्कस किए जाते हैं, हालांकि रियल वर्ल्ड में रेयर होते हैं। 2 मुख्य एक्सेप्शंस हैं। एक गिफिन गुड्स, ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। सर रॉबर्ट गिफिन ने इन्हें ऑब्जर्व किया था। ये इतने इंफीरियर होते हैं कि जब इनकी कीमत बढ़ती है तो पुअर कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर इतनी कम हो जाती है कि वो दूसरी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते और अपनी बेसिक कैलोरी नीड्स पूरी करने के लिए इसी गिफिन गुड को और ज्यादा खरीदने लगते हैं। यहाँ प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट से डोमिनेट हो जाता है। ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ है, और इसका एम्पेरिकल एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। 2 वेबलिन गुड्स, ये लग्जरी या प्रेस्टीज गुड्स होते हैं जिनका नाम इकोनॉमिस्ट थॉस्टन वेबलिन के नाम पर पड़ा। इन्हें स्टेटस सिंबल गुड्स भी कहते हैं। इनकी हाई प्राइस ही इनकी अपील का कारण होती है। लोग इन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये महंगे हैं ताकि अपना स्टेटस दिखा सकें। तो प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड कम होने की बजाय बढ़ सकती है। जैसे बहुत महंगी डिजाइनर घड़ियां, लग्जरी कार्स, एक्सक्लूसिव आर्ट पीसेस। हाँ, ये वेबलिन इफेक्ट दिखा सकते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस। यस। डिमांड के बाद नेचुरली आता है सप्लाई। आपूर्ति। राइट। सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। सप्लाई का मतलब है किसी गुड या सर्विस की वो क्वांटिटी जिसे प्रोड्यूसर्स या सेलर्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक गिवन टाइम पीरियड में बेचने के लिए विलिंग भी हैं और एबल भी हैं। विलिंग एंड एबल यहाँ भी। हाँ, प्रोड्यूसर के पास वो क्वांटिटी होनी चाहिए, एबल, और वो उसे उस प्राइस पर बेचना चाहता हो, विलिंग। इसका भी कोई लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई। हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सेटरिस पैरिबिस। डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। जनरली यस, क्योंकि हायर प्राइस प्रोड्यूसर्स के लिए ज्यादा प्रॉफिट इंसेंटिव देता है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस और सेल करना चाहेंगे। प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट इंसेंटिव कम होगा तो सप्लाई कम करना चाहेंगे। सप्लाई कर्व इसी पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखाता है और टिपिकली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके। सप्लाई किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? सप्लाई को भी कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। 1 प्राइस ऑफ इनपुट्स, आगतों की कीमतें। प्रोडक्शन में लगने वाले इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, अगर ये महंगे हो जाएं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा,
तो प्रोड्यूसर्स सप्लाई कम कर सकते हैं। जैसे अगर कॉटन महंगा हो जाए तो टी शर्ट की सप्लाई इफेक्ट होगी। उनकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, तो सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर्स ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस सप्लाई को बढ़ाती है। ठीक है। 3. नंबर ऑफ सेलर्स, विक्रेताओं की संख्या। मार्केट में जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतनी ही ज़्यादा टोटल सप्लाई होगी। न्यू फर्म्स एंटर करेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, फर्म्स एग्जिट करेंगी तो सप्लाई कम होगी। 4. एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, भविष्य की कीमतों की उम्मीदें। अगर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो अपनी करंट सप्लाई रोक सकते हैं ताकि बाद में ऊंचे प्राइस पर बेच सकें। अच्छा, स्टॉक कर लेंगे। हाँ, 5. गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट के टैक्सेस प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाते हैं तो सप्लाई कम हो सकती है। सब्सिडीज कॉस्ट कम करती हैं तो सप्लाई बढ़ सकती है। रेगुलेशंस भी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी थी वैसे ही सप्लाई की इलास्टिसिटी भी होती होगी। बिल्कुल, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करती है कि प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड कितना रिस्पॉन्ड करती है। फॉर्मूला वैसा ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके भी टाइप्स वैसे ही होंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक। हाँ, इलास्टिक सप्लाई ES1 जब सप्लाई प्राइस चेंज के प्रति रिस्पॉन्सिव होती है, मतलब प्रोड्यूसर्स आसानी से प्रोडक्शन लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या क्रॉप्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड। इनइलास्टिक सप्लाई ES1 जब सप्लाई प्राइस चेंज के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती, प्रोडक्शन लेवल क्विकली एडजस्ट करना मुश्किल होता है, जैसे रेयर पेंटिंग्स, लैंड या शॉर्ट रन में कई चीजों की सप्लाई इनइलास्टिक होती है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ES इज इक्वल टू 1, परसेंटेज चेंज बराबर हो। ओके, तो हमने डिमांड देख लिया, सप्लाई देख लिया। अब ये दोनों मार्केट में इंटरैक्ट करते हैं, वहीं से मार्केट इक्विलिब्रियम तय होता है। प्रिसाइजली, मार्केट इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये वो पॉइंट है जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पे जो प्राइस होता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस संतुलन कीमत, और जो क्वांटिटी होती है उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलन मात्रा। इस प्राइस पर मार्केट क्लियर हो जाता है, मतलब जितना बायर्स खरीदना चाहते हैं उतना ही सेलर्स बेचना चाहते हैं। नो शॉर्टेज, नो सरप्लस। और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर हो तो अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी और लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो सप्लाई डिमांड ज्यादा। इसे सरप्लस या एक्सेस सप्लाई कहते हैं। सरप्लस होने पर सेलर्स प्राइस कम करने लगते हैं ताकि माल बिके और प्राइस वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आता है। और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे हो तब उल्टा होगा, प्राइस कम होने से डिमांड सप्लाई, इसे शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड कहते हैं। शॉर्टेज होने पर बायर्स ज्यादा प्राइस ऑफर करने को तैयार होते हैं, जिससे प्राइस बढ़ता है और वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। तो मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करती हैं। हाँ, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस एडजस्टमेंट्स के थ्रू इक्विलिब्रियम रिस्टोर होता है। मार्केट में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का क्या रोल है? कंपटीशन मार्केट इकोनॉमी का इंजन है। ये सेलर्स के बीच राइवलरी है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कंपटीशन फर्म्स को एफिशिएंट होने, कॉस्ट्स कम करने, क्वालिटी इंप्रूव करने और इनोवेट करने के लिए पुश करता है। इससे कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट्स कम प्राइसेस पर मिलते हैं। कंपटीशन के लेवल के आधार पर मार्केट स्ट्रक्चर्स अलग-अलग होते हैं। जी जी सोर्स में 5 टाइप्स दिए थे। जी। परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर में पाता है कि इंडस्ट्री में कंपटीशन का नेचर कैसा है। ये क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ फर्म्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंट्री एग्जिट कंडीशंस और फर्म्स की प्राइसिंग पावर पर बेस्ड है। 1. परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ये एक थ्योरेटिकल आइडियल है। इसमें बहुत सारे स्मॉल बायर्स और सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल होता है, होमोजीनियस होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। कोई भी अकेली फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, सब प्राइस टेकर्स होते हैं। फर्म्स आसानी से मार्केट में एंटर या एग्जिट कर सकती हैं, नो बैरियर्स टू एंट्री। एग्जाम्पल, कुछ एग्रीकल्चरल मार्केट्स जैसे गेहूं का बड़ा बाजार इसके करीब माने जाते हैं। रियलिटी में मिलना मुश्किल है। हाँ, प्योर परफेक्ट कंपटीशन रेयर है बट ए यूजफुल बेंचमार्क। 2. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा, इसमें भी सेलर्स कई होते हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की तरह बहुत सारे नहीं। मेन डिफरेंस है कि प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब? मतलब प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं। उनमें ब्रांडिंग, डिजाइन, क्वालिटी, लोकेशन का डिफरेंस होता है। जैसे रेस्टोरेंट्स, कपड़ों की दुकानें, सैलून्स, हर फर्म का अपने स्पेसिफिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट पर थोड़ा मोनोपोली पावर होता है, इसलिए वो प्राइस पर थोड़ा कंट्रोल रख सकती हैं। अच्छा, एंट्री रिलेटिवली इजी होती है। ये रियल वर्ल्ड में काफी कॉमन लगता है। हाँ, ये बहुत कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर है। 3. ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ओलिगो मतलब फ्यू। इसमें मार्केट में कुछ ही लार्ज फर्म्स डोमिनेट करती हैं। प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं जैसे स्टील, सीमेंट, या डिफरेंशिएटेड जैसे कार्स, एयरलाइंस, स्मार्टफोन, सॉफ्ट ड्रिंक्स। फर्म्स एक दूसरे के एक्शंस पर बहुत डिपेंड करती हैं, इंटरडिपेंडेंस। एक फर्म का प्राइसिंग या आउटपुट डिसीजन दूसरों को अफेक्ट करता है और वो रिएक्ट करते हैं। एंट्री बैरियर्स सिग्निफिकेंट होते हैं जैसे हाई कैपिटल कॉस्ट, पेटेंट्स। इसमें कल्यूजन का भी रिस्क रहता है, फर्म्स मिलकर प्राइस फिक्स कर लें। हाँ, कार्टेल फॉर्मेशन का रिस्क रहता है, हालांकि ये इलीगल होता है ज़्यादातर कंट्रीज में। प्राइस वॉर्स भी हो सकते हैं। 4. मोनोपोली, एकाधिकार। मोनो मतलब सिंगल। इसमें मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। प्रोडक्ट का कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फर्म प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस और क्वांटिटी कंट्रोल कर सकती है, सब्जेक्ट टू डिमांड कर्व। एंट्री बैरियर्स बहुत हाई या इनसमाउंटेबल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट, कंट्रोल ओवर रिसोर्स, नेचुरल मोनोपोली। एग्जाम्पल? जैसे पहले के जमाने में अकेली टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। हाँ, रेगुलेटेड मोनोपोलीज वैसे हो सकते हैं। प्योर मोनोपोली रेयर है। 5. मोनोप्सोनी, क्रेता एकाधिकार। ये मोनोपोली का फ्लिप साइड है। इसमें सेलर्स तो कई हो सकते हैं लेकिन बायर सिर्फ एक होता है। बायर एक कैसे? मान लीजिए कोई रिमोट टाउन है जहां एक ही बड़ी फैक्ट्री है जो ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉय करती है। वो फैक्ट्री लेबर की मोनोप्सोनी बायर हो गई। उसके पास वेज तय करने की सिग्निफिकेंट पावर होगी। या गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट की अकेली डोमेस्टिक बायर हो सकती है। बायर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है इसमें। एडिशनल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, अतिरिक्त शर्तें और अवधारणाएं। इन मेन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब अकर होते हैं जब कोई फर्म अपना प्रोडक्शन का स्केल मतलब साइज या आउटपुट लेवल बढ़ाती है तो उसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। एवरेज कॉस्ट कम होती है? क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे फैक्ट्री रेंट, मशीनरी ज्यादा यूनिट्स पर स्प्रेड हो जाते हैं। दूसरा, लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल बल्क में खरीदने से डिस्काउंट मिलता है। तीसरा, लार्ज फर्म्स स्पेशलाइजेशन और बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर सकती हैं। चौथा, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आती हैं। जैसे एक बड़ी कार कंपनी छोटी कंपनी के मुकाबले पर कार कम कॉस्ट पर बना सकती है। हाँ, जनरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल फर्म्स को कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओलिगोपोली या मोनोपोली की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म संक कॉस्ट्स, डूबी हुई लागत। संक कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स हैं जो पास्ट में इनकर हो चुकी हैं और जिन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर डिसीजंस। रिकवर नहीं किया जा सकता? हाँ, जैसे आपने R&D पर पैसा खर्च किया पर प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो पैसा संक कॉस्ट है। या आपने नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट खरीद लिया, अब आप मूवी देखने जाएं या ना जाएं, वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो इसका रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग करते समय संक कॉस्ट्स को इग्नोर करना चाहिए। फ्यूचर डिसीजंस फ्यूचर कॉस्ट और फ्यूचर बेनिफिट्स पर बेस्ड होने चाहिए, पास्ट संक कॉस्ट पर नहीं। लोग अक्सर संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। इतना पैसा लग गया है तो अब इसे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। राइट। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ये कॉमन गुड्स से जुड़ा था? हाँ, बिल्कुल। गैरेट हार्डन ने इसे पॉपुलराइज किया था। ये उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहां एक शेयर्ड रिसोर्स है, कॉमन पूल रिसोर्स, जिस पर सबका एक्सेस है, नॉन एक्सक्लूडेबल, लेकिन वो राइवलरेस है, यूज करने से डिप्लीट होता है। जैसे कॉमन ग्रेजिंग लैंड। हाँ, हर हर्ड्समैन अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा जानवर चराना चाहेगा। जब सब ऐसा करते हैं तो लैंड ओवरग्रेज हो जाती है और सबके लिए अनयूजेबल बन जाती है। यही ट्रेजेडी है। इंडिविजुअल रैशनैलिटी लीड्स टू कलेक्टिव डिजास्टर। ओवरफिशिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, ये भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि कॉमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए रेगुलेशन, प्रॉपर्टी राइट्स या कम्युनिटी कोऑपरेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, परेटो एफिशिएंसी या परेटो ऑप्टिमैलिटी। विल्फ्रेडो परेटो के नाम पर है। ये रिसोर्स एलोकेशन की एक स्टेट है जहां पर रिसोर्सेज इस तरह से एलोकेटेड हैं कि किसी एक व्यक्ति को बेटर ऑफ, उसकी स्थिति बेहतर करना पॉसिबल नहीं है बिना किसी दूसरे व्यक्ति को वर्स ऑफ, उसकी स्थिति बदतर किए। मतलब कोई विन विन इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। सारे पोटेंशियल गेन्स फ्रॉम ट्रेड एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये एफिशिएंसी का एक स्टैंडर्ड है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को परेटो एफिशिएंट माना जाता है अंडर आइडियल कंडीशंस। लेकिन ये फेयरनेस या इक्विटी की बात नहीं करता। नहीं, एक सिचुएशन परेटो एफिशिएंट हो सकती है जहां एक व्यक्ति के पास सब कुछ हो और बाकी के पास कुछ नहीं। ये सिर्फ वेस्टफुलनेस ना होने की बात करता है। ओके, एंगल कर्व। अर्नस्ट एंड गी के नाम पर ये कर्व दिखाता है कि कंज्यूमर की इनकम और किसी पर्टिकुलर गुड पर उसके एक्सपेंडिचर के बीच क्या रिलेशनशिप है। होल्डिंग प्राइस इज कांस्टेंट। इनकम बढ़ने पर खर्च कैसे बदलता है ये दिखाता है। हाँ, नॉर्मल गुड्स के लिए एंगल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम बढ़ी तो खर्च बढ़ा। इंफीरियर गुड्स के लिए बैकवर्ड बेंडिंग हो सकता है। इनकम बढ़ने पर खर्च कम। नेसेसिटीज जैसे फूड के लिए स्लोप पॉजिटिव होता है पर फ्लैटर होता जाता है हाई इनकम लेवल्स पर। एंगल्स लॉ, इनकम बढ़ने पर फूड पर एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन कम होता जाता है। इंटरेस्टिंग। रैशनल चॉइस थ्योरी। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशनल अजम्पशन है। ये मानता है कि इंडिविजुअल्स रैशनल एक्टर्स होते हैं। वो अपने डिसीजंस लेते समय अवेलेबल ऑप्शंस के कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को वे करते हैं और वो ऑप्शन चुनते हैं जो उनकी पर्सनल यूटिलिटी या सैटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। मतलब लोग लॉजिकली सेल्फ इंटरेस्ट में सोच समझकर फैसले लेते हैं। हाँ, थियरी यही एज्यूम करती है। हालांकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसे चैलेंज करता है। हाँ, उसी से जुड़ा है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। बिल्कुल, बैरी श्वार्ट्ज ने इस पर लिखा है। ये आइडिया है कि हालांकि हम मानते हैं कि ज्यादा चॉइसेस होना अच्छा है, पर रियलिटी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होने से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे एंग्जाइटी बढ़ सकती है, कहीं मैंने गलत तो नहीं चुन लिया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पैरालाइज हो सकता है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं चुन ही नहीं पा रहा। और फाइनली जो चॉइस हम करते हैं उससे सेटिस्फैक्शन कम हो सकती है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि दूसरा ऑप्शन शायद बेटर होता। लेस कैन बी मोर समटाइम्स। ये तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत फील होता है। हाँ, बिल्कुल। एंड फाइनली द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ये क्लासिक पैराडॉक्स है जिसे एडम स्मिथ ने भी डिस्कस किया था। सवाल ये है कि पानी जो लाइफ के लिए इतना एसेंशियल है, इतना सस्ता क्यों है, जबकि हीरा जो लाइफ के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, इतना महंगा क्यों है। हाँ, ये अजीब लगता है। वैल्यू यूटिलिटी से डिटरमिन होनी चाहिए, तो पानी ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए। पैराडॉक्स का रेजोल्यूशन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी से आता है। पानी की टोटल यूटिलिटी बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी अबंडेंट है, हर जगह अवेलेबल है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, एक और ग्लास पानी पीने से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, बहुत कम है। और हीरे? हीरे बहुत रेयर हैं, स्केर्स हैं। उनकी टोटल यूटिलिटी भले ही कम हो, पर उनकी मार्जिनल यूटिलिटी, खासकर स्टेटस, ब्यूटी, इन्वेस्टमेंट के लिए काफी हाई है। प्राइसेस मार्जिनल यूटिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, टोटल यूटिलिटी को नहीं। और स्केर्सिटी, सप्लाई भी क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो ये पैराडॉक्स दिखाता है कि मार्केट वैल्यू सिर्फ यूजफुलनेस पर नहीं, बल्कि स्केर्सिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के इंटरप्ले पे डिपेंड करती है। प्रिसाइसली। ये था इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।